Hello students, welcome to operating system lecture. Today we will discuss about memory management. What is memory management? Memory management क्या है, क्यों करते हैं और क्यों नेसेसरी है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेमोरी हायरार्की. जैसा कि स्लाइड पे हमने शो किया है कि मैंने 4 तरीके की मेमोरीज़ को एनलिस्टेड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड वोलेटाइल सीपीयू रजिस्टर्स. जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं ये भी एक तरीके की मेमोरी होते हैं. ये बहुत ही स्मॉल होते हैं जो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं एंड मल्टीपल रजिस्टर को मिलाकर यू कैन स्टोर मल्टीपल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये बहुत ही फास्ट होते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी है वोलेटाइल प्रॉपर्टी. इफ़ any types of the resistors hold any types of the contents, or just you can say any bit of information, if the power is off, in that case contents of the register will be erased. जैसा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सीपीयू रजिस्टर के बारे में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में स्टडी कर चुके हैं. हाउ द रजिस्टर्ड इज वर्क एंड हाउ दिस रजिस्टर्ड इज implemented inside the system. That each and everything will comes under the computer architecture courses. Second types of the memory is small, very fast, expensive and volatile cache. कैश मेमोरी होती है वो दूसरे तरह की सेकेंड टाइप पे उसको कंसीडर करते हैं. ये मेमोरी भी बहुत ही स्मॉल होती है, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होती है, एक्सेस टाइम इसका बहुत ही कम है. ये भी मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसकी भी एक प्रॉपर्टी है वोलेटाइल प्रॉपर्टी कि जैसे पावर ऑफ होता है इन दैट केस कंटेंट्स ऑफ द कैश मेमोरी विल बी erased. Third types of the memory is having hundreds of megabytes of medium speed, medium price, volatile main memory. जो हमारे CPU में रैम मेमोरी होती है, रैम का यूज़ करते हैं जनरली, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये थर्ड टाइप की मेमोरी है. दैट मेमोरी होल्ड्स हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ मीडियम स्पीड इंफॉर्मेशन एंड इसका जो प्राइस है वो मीडियम होता है कंपेयर टू अबव 1 एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है रिमेन सेम वोलेटाइल. इफ द पावर इज ऑफ इन दैट केस कंटेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी विल बी वोलेटाइल. फोर्थ टाइप की जो मेमोरी है वो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज. इसका जो स्पेस है वो हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट होता है. स्टोरेज कैपेसिटी स्लो स्पीड होती है इसकी, वेरी चीप रहती है कंपेयर टू अबव 1 एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन वोलेटाइल होती है. अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज पे कोई भी कंटेंट राइट करते हैं या कोई फाइल या एनीथिंग एल्स इज एग्जिस्ट ऑन द सेकेंडरी स्टोरेजेस, इफ पावर इज ऑफ इन दैट केस data will remains as it is. There is no any types of these changes or the any types of the content will not be erased. Next, we can consider fifth type of the memory that is not shown here in this slide, just like as a internet. जो हमारा इंटरनेट स्टोरेज है उसको हम पांचवी तरह की मेमोरी को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज देर इज ए so lot of the repositories available and from that repositories we can download the specific information, specific video, audio and so on. Any type of the data is exist on
these repositories, and we can also upload any type of the file content to this repositories. Uh, so so we can say uh, we can include five types of the memories in memory hierarchy. Next, uh, purpose of memory management. मेमोरी मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, दैट वी विल डिस्कस. पर्पस हियर टू एंश्योर फेयर, secure, orderly and efficient use of memory. पहला पॉइंट इसमें शो हो रहा है टू इंश्योर फेयर. फेयर मीन्स इसका मतलब है यहाँ पे कि ऐसा नहीं, सब जो भी प्रोसेस हैं सभी प्रोसेस को जो भी स्टोरेज है, जो भी स्पेस है, रिक्वायर्ड स्पेस है, वो फेयरली मिलना चाहिए. ऐसा नहीं किसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट वन इज सिक्योर. जो प्रोसेस का जो सिक्योरिटी या जिस यू कैन से प्रोटेक्शन कंसर्न है वो ये है कि सपोज़ किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड कराया जा रहा है. उस समय ये इंश्योर करना आवश्यक होता है कि जिस मेमोरी लोकेशन पे उस प्रोसेस को लोड कराया जा रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे पहले से कोई प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, या पहले से कोई प्रोसेस लोड नहीं है, या जस्ट यू कैन से ओवर राइटिंग तो नहीं हो रही है कि उस पहले से जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसी के ऊपर दूसरे प्रोसेस को भी लोड करा दिया जाए. तो ये इंश्योर होना चाहिए, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सेकंड कंडीशन कह सकते हैं कि सपोज एनी टाइप ऑफ द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इनसाइड memory, and suppose that the process is going to update the specific variable. किसी वेरिएबल को अपडेट करना चाहता है, ठीक है. एंड तो ये इंश्योर होना चाहिए कि वो जो वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, किसी प्रोसेस को अपडेट कर रहा है, तो वो किसी दूसरे मेमोरी रीजन के प्रोसेस को अपडेट ना करे. उसका जो रीजन है, उसका जो स्पेस है मेमोरी, वो उसके जो स्पेस है जिसमें वो वेरिएबल है उसी को अपडेट करें, किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए जाकर उसमें अपडेशन नहीं होना चाहिए. तो दिस आर ऑल्सो कम्स अंडर द सिक्योरिटीज. ऑर्डरली मीन्स जो भी प्रोसेस है, किसको कितना मेमोरी देना है, किसको कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है. कोई प्रोसेस को जो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी मेमोरी एलोकेट कब हो रही है, डी एलोकेट कब हो रही है, तो इसका जो स्पेसिफिक ऑर्डर है दैट आल्सो बी दी मेंटेन. एंड नेक्स्ट वन इज इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी. सेकंड पॉइंट है पर्पस है मेमोरी मैनेजमेंट का कि मेमोरी का यूज जो है वो बहुत ही इफिशिएंट होना चाहिए. इफिशिएंट इन द सेंस यू कैन से सपोज किसी प्रोसेस को मेमोरी रिक्वायर्ड है 10K की मेमोरी रिक्वायर्ड है और इसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है 100 की. इन दैट केस वी कैन से 90K जो मेमोरी रहेगी वो रिमेंस अनयूज रहेगी, बच जाएगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और बेसिक हमारा जो आइडिया है, बेसिक जो कंसर्न है जो हमारे डेली सिस्टम्स अवेलेबल हैं उनमें कंसर्न क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस को 100K की रिक्वायरमेंट है तो हमें इस तरह से मैनेजमेंट करना है, इस तरह से मेमोरी को यूज करना है कि उस 100K के प्रोसेस को 50K जो स्पेस अवेलेबल है उसी स्पेस में एग्जीक्यूट कराया जा सके. ओके, तो दीज आर सम मेजर कंडीशन ऑफ द पर्पस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी नाउ वी विल सी फर्दर मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में बात करते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट पहला पॉइंट है कि
keeping track of used and free memory spaces। कि मेमोरी वो मैनेज किस तरह से किया गया है कि जो भी मेमोरी यूज़ मिली जा रही है और जो फ्री है उसको कीप कीप किया जाए, कि उसका ट्रैक कीप करते रहें कि कितना स्पेस फ्री हो रहा है, कितना एलोकेट हो रहा है, डीलोकेट हो रहा है, एनीथिंग एल्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वेयर एंड हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट एंड डीलोकेट। दूसरा क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट का कि कितनी मेमोरी कब कहाँ और कैसे एलोकेट करानी है और उसको डीलोकेट कराना है। ठीक। Now we will see third point, swiping processes in and out of main memory. These are also the part of memory management. Before this point, I want to say something about the scheduler. इससे पहले हमारी जो CPU शेड्यूलिंग या CPU स्केजुलर्स हुआ करते हैं, उसमें तीन तरह के स्केजुलर थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्केजुलर की जो वर्किंग था वो वर्किंग ये थी कि कोई भी प्रोसेस अगर रेडी क्यू में होता था तो उसको वहाँ से ले जाकर उसको CPU एलोकेट होता था और वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता था, उसको CPU एलोकेट करा दिया जाता था। ठीक है। और उसके बाद जो मीडियम टर्म स्केजुलर था, मीडियम टर्म स्केजुलर का काम क्या है, मान लो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, इन केस किसी इनपुट आउटपुट कोई भी रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट करने के लिए उसको कुछ समय की रिक्वायरमेंट है, मे बी फॉर 1 माइक्रो सेकेंड 1 नैनो सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू फिलफिल द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। इन दैट व्हाट विल हैपन कि उस जो रिक्वायर्ड प्रोसेस उसको क्या किया जाता है, वहाँ से स्वाइप आउट किया जाता है। ठीक है। जो आपकी डिस्क होती है उसको वहाँ पे ले जाया जाता है और जैसी रिक्वायर्ड फुलफिल होती है उसको कम बैक स्वैपिंग करके उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ से उसको स्वाइप आउट किया गया था उसी लोकेशन पे उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता था और उसका एग्जीक्यूशन फर्दर स्टार्ट हो जाता था। और ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे ले जाना, उसी लोकेशन पे वो एड्रेस बाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि एड्रेस बाइंडिंग किस समय हुई है, कंपाइल टाइम हुई है, लोड टाइम हुई है या एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग हुई है, उसके भी आपको उस प्रोसेस को स्वैपिंग कराया जाता है। तो ये जो वर्किंग है वो जो शेड्यूलर है या जिस तरीके से जो स्वैपर है उसको जो नाम दिया, जो प्रोसेस कंप्लीट करता है उसको वी कैन से जस्ट एज ए स्वैपर कहा गया है। नाउ फर्दर वी विल सी कि सोर्स प्रोग्राम, कोई भी सोर्स प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूशन तक ले जाने में किन किन फेसों की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई भी प्रोग्राम अगर आपने जावा में C++ में जब हम लिखते हैं तो सोर्स प्रोग्राम को फाइनली एग्जीक्यूशन तक ले जाने के लिए उस किन फेज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको विल सी हियर, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ऐसा पहला है असेंबलर या कंपाइलर। अगर कोई भी कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो एक पॉसिबल कंपाइलर इज रिक्वायर्ड, या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो असेंबलर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट ज़्यादा लिंकर काम है, लिंकर का काम है कोई भी लाइब्रेरीज है, कोई भी रेफरेंसेस है उसको लिंक कराना है। उसके बाद लोड, जो भी आपका प्रोग्राम जो लिंकर की वर्किंग के बाद जो प्रोग्राम को लोड किया जाता है दैट इज़ डन बाय द लोडर, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड व्हाट विल हैपन, लोडर होता है एक CPU स्टेट को सेट कर देता है और उस CPU स्टेट के बिहार पर ही जो CPU होता है ब्रांडली इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन उसको एक्सिक्यूट करता रहता है और फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं नीचे हमने एक सिनेरियो लिया है, इसमें पूरा प्रोसेस समझाया गया है, दिखाया गया है। सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइलर और असेंबलर।
दिस इज़ द कम्स अंडर द कंपाइल टाइम। तो कंपाइलर होता है या असेंबलर होता है, वो जो भी आपका सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट करता है। जस्ट यू कैन से ना, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो कोड जनरेट हो जाता है वो नियर अबाउट द मशीन कोड बट नॉट द कंप्लीट मशीन कोड। एग्जीक्यूटिबल कोड नहीं होता है बिकॉज मेरी बहुत से कुछ रेफरेंसेस हैं, दीज रेफरेंसेस इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बट नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है ये कंप्लीट एग्जीक्यूटिबल कोड नहीं होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के बाद जो लिंकेज एडिटर है उसको ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। उसमें क्या है कि जो भी फंक्शंस हैं, फंक्शन इसमें यूज में लिए होते हैं और जो फंक्शन के रेफरेंसेस इंक्लूड नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, तो लिंकेज क्या करता है कि उन रेफरेंसेस को यहाँ पर इंक्लूड कर देता है। उसके बाद जो कोड हमारा जनरेट हो गया आता है वो दैट इज़ आपका कंप्लीट एग्जीक्यूटिबल कोड होता है, मशीन कोड आपका बनता है। उसके बाद उसको लोडर को दिया जाता है कि वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए लोड कराए। और एट द टाइम ऑफ द लोडर एड्रेस बाइंडिंग अगर लोड टाइम हो रही है तो इन दैट केस जो अगर कोई भी सिस्टम लाइब्रेरीज है, स्टैटिक लिंकिंग हो रही है या डायनेमिक लिंकिंग हो रही है, तो उस बिहाफ पर जो भी सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। अगर स्टैटिक बाइंडिंग है दैट केस सिस्टम लाइब्रेरी विल बी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ द लोडिंग। और द इफ द बाइंडिंग is dynamically loaded system library, in that case at the time of the execution जो भी आप हमारी सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं उनको लोड कराया जाता है और फाइनली हम उसको पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। नेक्स्ट वी विल सी एड्रेस बाइंडिंग, कि हमारे जो भी डेटाज होते हैं, डेटा और द एंड और इंस्ट्रक्शंस, तो उनको मेमोरी में किस तरह से बाइंड किया जाता है, तो दैट विल बी कम्स अंडर द एड्रेस बाइंडिंग। जैसे पहला पॉइंट हमने शो किया है, बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस, कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, किसी प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम का जो डेटा है, उनको मेमोरी में किस तरह से एड्रेस दिया जाए और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उनको बाइंड कर दिया जाए। तो ये बाइंडिंग होती है, 3 टाइप की शो हो रही है यहाँ पे, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। नाउ वी विल सी इनिशियली कंपाइल टाइम बाइंडिंग। कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या है कि ये जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है वो कंपाइलर के द्वारा कंप्लीट की जाती है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, इफ़ यू नो एट कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस will reside in memory, the absolute code can be generated. Process must reside in the same memory region for it to execute correctly. तो ये क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि अगर कंपाइल टाइम पे अगर हमको ये पता है कि जो प्रोसेस है वो मेमोरी में किस जगह पे रिसाइड करेगा, तो उस केस में हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग करते हैं और वहाँ पर जो कोड जनरेट होकर आता है दैट कोड इज़ नोन एज एब्सोल्यूट कोड, वो एब्सोल्यूट कोड जाना जाता है। और उस केस में क्या कंडीशन क्या है कि प्रोग्राम अगर कंपाइल टाइम पे बाइंड हुआ है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को उसी रीजन, जिस जगह उसको बाइंड किया गया है उसी रीजन में उसको ले जाना होगा एक सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस प्रोग्राम प्रोसेस को बाइंड किया गया है, एड्रेस दिया गया है और किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट के लिए अगर वेट करना था उस प्रोसेस को स्वैप आउट करा दिया गया। आफ्टर स्वैपिंग, जैसे रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, जब उसको स्वैपिंग कराया जाता है डिस्क से इनसाइड दी मेमोरी, तो उसी लोकेशन पे उसको पहुंचना होता है to execute correctly, otherwise that program will produce the
error. Okay. नेक्स्ट इज लोड टाइम बाइंडिंग। लोड टाइम बाइंडिंग में क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे नोटिफाई किया है, इफ द लोकेशन ऑफ ए प्रोसेस in memory is not known at compile time, then compiler must generate relocatable code. In this case, the final binding is delayed until load time. Process can be loaded in different memory regions. क्या कह रहा है ये? कह ये रहा है कि यदि कंपाइल टाइम पर हम अगर ये जानकारी नहीं है कि प्रोसेस को किस मेमोरी लोकेशन में जाना है, ठीक है, तो जो बाइंडिंग होती है उस फाइनल बाइंडिंग को लोड टाइम तक उसको डिले कर दिया जाता है, और कंपाइलर क्या करता है, रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है। एब्सोल्यूट कोड जनरेट नहीं करता, रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है। मीन्स जहाँ जिस जगह पे प्रोग्राम को लोड किया जाएगा उसी समय उसकी जो एड्रेस होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द डेटा की जो एड्रेस बाइंडिंग होगी वो कम्प्लीटली कर दी जाएगी। और इसमें क्या है कि अगर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है उसी पर्टिकुलर रीजन में उस प्रोग्राम को लोड कराया जाए एग्जीक्यूट करने के लिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। प्रोसेस कैन बी लोडेड इन डिफरेंट मेमोरी रीजन एंड that a process will execute correctly without any issue. नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग में जैसा कि शो हो रहा है, जैसे मैंने लिखा गया है यहाँ पे, इफ़ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन मेमोरी रीजन टू अनदर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देन बाइंडिंग मस्ट बी डिलेड until runtime, especially special hardware must be available for this to work. इसके लिए क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि यदि जो प्रोसेस है वो मेमोरी में एक रीजन से दूसरी रीजन में मूव हो रहा है अपने एग्जीक्यूशन टाइम में, तो जो बाइंडिंग होती है वो रन टाइम तक डिले कर दी जाती है। इसमें क्या है कि जब कोई भी प्रोग्राम अपनी मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रहा है और उसे सपोज किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है और उसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया है एंड ड्यू टू दैट प्रोसेस इज़ वेट कर रहा है, तो उसको क्या किया था, स्वैप आउट करके किसी भी मेमोरी डिस्क जो आपकी डिस्क है, स्टोरेज है, स्वैप स्पेसिस है, वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है। और उसके बाद जब उसको वहाँ से स्वैपिंग कराया जाता है तो किसी भी रीजन में उसको ले जाकर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बाइंडिंग अगर एग्जीक्यूशन टाइम है तो कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में ले जाकर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं इनसाइड मेमोरी। अगर बाइंडिंग कंपाइल टाइम हुई है तो जिस मेमोरी लोकेशन से स्वैप आउट किया गया था उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको ले जाकर एग्जीक्यूट किया जाएगा। Then we will finish today's lecture here, and next lecture we will discuss about logical and physical addresses and logical and physical address spaces. Thank you, students.